अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इरफान साइंस एकेडमी। आई एम योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अहमद सईद। बेटे जैसा कि हमने 9th क्लास फिजिक्स को शुरू किया था और उसके हमने तकरीबन चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया था। तो अब हमने उसका चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था, जिसके हमने तकरीबन हाफ से ज़्यादा चैप्टर जो है वो कवर कर लिया है। तो बेटे आज हमारा इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम शुरू करेंगे। बेटा उससे पहले अगर आपने 3rd चैप्टर की बेसिक डेफिनेशन जैसे फोर्स है, मोमेंटम है, इनको नहीं देखा तो आप पिछले प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनको एक दफ़ा देखें। वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, एक दफ़ा आपने उसे लाजमी देखना है। बेटे आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला। बेटे इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। The momentum of an isolated system of 2 or more interacting bodies remain constant। बेटे दो बॉडीज जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, इंटरेक्ट का मतलब होता है कि आपस में टकरा रही हैं, उनका जो मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जैसे कि दो बॉडीज मूव कर रही हैं और उनका जो इनिशियल मोमेंटम था, हम फर्ज कर लेते हैं वो mv था, ठीक है, और टकराने के बाद वो दोबारा से अपनी उसी पोजीशन पे दोबारा सेम आ जाती हैं, तो फिर उनका मोमेंटम दोबारा से क्या हो जाता है, पहले जैसा ही हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बॉडीज का जो टोटल मोमेंटम है जैसा पहले था वैसे का वैसा ही बाद में भी हो गया। तो टोटल मोमेंटम जो था वो क्या हो गया, रिमेन कांस्टेंट, एक जैसा ही रहता है, जैसा पहले था वैसे का वैसा सेम हो गया। बेटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को सोल्व करने के लिए हमारे पास चंद एक कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस कौन सी हैं कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। बेटे अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिस सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स एक्ट ना कर रही हो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट ना कर रही हो, वो सिस्टम क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। अब वो बाहर वाली फोर्सेस कौन कौन सी हैं, सच एज फ्रिक्शन होगी, ठीक है, या कोई भी इस तरह की ग्रेविटेशनल फोर्स है एटसेट्रा, कोई भी इस तरह की जो फोर्सेस हैं वो उस सिस्टम के ऊपर एक्ट नहीं करनी चाहिए। तो वो सिस्टम हमारे पास क्या बन जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। इसके अलावा इसकी एक सेकंड कंडीशन है कि दोनों बॉडीज का आपस में इंटरेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, कि आपस में टकराना बहुत ज़रूरी है, तब ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं उनका फाइनल इनिशियल मोमेंटम, कि कुल्लयन से पहले वाला मोमेंटम कैसा था उनका और कुल्लयन के बाद वाला मोमेंटम कैसा था। तो बेटे इंटरेक्शन जो है दोनों बॉडीज के दरमियान में बहुत ज़रूरी है। बेटे इसी को हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक m1 है और दूसरी m2 है। बेटे यहाँ पे 3 फिगर्स बनाई गई हैं, तीनों में आपको देखे नजर आ रहा है, फर्स्ट वाली जो बॉडी है उसका मास m1 है और जो सेकंड वाली बॉडीज है उसका मास m2 है। बेटे डायग्राम में देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो m1 वाली बॉडी है वो m2 की निस्बत छोटी है, उसका साइज जो है वो छोटा है। तो m1 वाली जो वेलोसिटी है वो मूव कर रही है v1 के साथ और m2 वाली जो मूव कर रही है वो v2 के साथ मूव कर रही है, ठीक है। बेटे m1 वाली की वेलोसिटी जो है वो m2 की निस्बत जो है वो ज्यादा है, तो मैं ऐसे ज्यादा सपोज कर रहा हूं कि जो v1 वाली वेलोसिटी है वो v2 से ज्यादा है, कि m1 वाला जो मास है वो ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है। बेटे जैसे ही मोशन करते करते ये इसके करीब आएगा और आके ये दोनों बॉडीज क्या करेंगी, आपस में इंटरेक्ट करेंगी, टकराएंगी, तो उससे क्या होगा कि ये जो m2 वाला मास है वो फॉरवर्ड मूव कर जाएगा और m1 वाला मास उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इसका सेकंड वेलोसिटी है उसको आप v1 प्राइम कह लें और इसकी जो सेकंड वेलोसिटी है आप उसको v2 प्राइम कह लें। तो बेटे दो चीजें यहाँ पे कौन कौन सी, सबसे पहले बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है। इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, सबसे पहले तो मोमेंटम को ही थोड़ा सा बेटे इनिशियल मोमेंटम को फाइंड आउट करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले मोमेंटम को समझते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p = mv। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी, कि ये क्वांटिटी है मोशन की जो बॉडी पोजेस करती है अपने मास और वेलोसिटी की वजह से। तो बेटे इनिशियल मोमेंटम को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाली फिगर से इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे। जब दोनों बॉडीज जो है वो इनिशियल मोमेंटम से मूव कर रही थी, तो बेटे फर्स्ट वाली बॉडी का मोमेंटम m1v1
और सेकंड वाली बॉडी का मोमेंटम m2v2, इस तरह हमने क्या निकाल लिया, इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया। बेटे फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं। फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, फाइनल मोमेंटम को इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पे प्राइम का वर्ड यूज करेंगे, ये आ जाएगा m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। बेटे अब हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ वो कहता है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो इनको बराबर सपोज कर लेते हैं, बन जाएगा m1v1 प्लस m2v2। ये बॉडी का इनिशियल मोमेंटम आ गया बिफोर कोलिजन, और m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम ये बॉडी का मोमेंटम आ गया आफ्टर कोलिजन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहता है कि बॉडी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है, ये रिमेन सेम रहता है। बेटे इसको एग्जाम्पल से जाहिर करते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं एयरफिल्ड बैलून की। एयरफिल्ड बैलून जो है वो एक सेम एग्जाम्पल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। बेटे बैलून हमें क्या बताता है, देखें जैसे इनिशियल में हमने क्या किया, बैलून में हवा भरी और उसको अपने हाथ में पकड़ लिया, तो वो क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। हवा और बैलून की अंदरूनी सरफेस जो है मिलके क्या बना रही है, एक सिस्टम बना रही है। तो जब मैंने उसको अपने हाथ में पकड़ा हुआ था तो टोटल मोमेंटम क्या था उसका, बिलफर्ज कर लेते हैं, 0 था क्योंकि वो रेस्ट की हालत में था। मैंने उसको छोड़ा, बैलून आगे की तरफ मूव किया, हवा जो है वो रशिंग आउट पीछे की तरफ मूव करती है, और बैलून की जब तक सारी हवा निकल नहीं जाती और वो जाके किसी पॉइंट पे गिर नहीं जाता, जब वो गिरेगा तो टोटल मोमेंटम फिर से क्या हो जाएगा, 0। तो जैसे पहले था वैसे का वैसा एंड पे भी हो गया। तो हम फर्ज कर लेते हैं टोटल लीनियर मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। बेटे एक सेकेंड एग्जाम्पल सपोज करते हैं, हमारे पास एक रॉकेट और जेट की मिसाल है, रॉकेट और जेट इंजन की एग्जाम्पल है। बेटे आपको पता है कि जेट इंजन जो होता है उसका तकरीबन सारे का सारा हिस्सा तकरीबन 80% जो है वो गैसेस से भरा होता है, और बाकी का जो 20% हिस्सा होता है वो एयरक्राफ्ट होता है। तो क्या होता है कि जो भारी गैसेस हैं वो रशिंग आउट पीछे की तरफ मूव करती हैं, और उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो रॉकेट है वो क्या करता है, आगे की तरफ मूव करता है। तो बेटे बिफोर जो है वो गैसेस के बाहर निकलना और बॉडी का आगे की तरफ मूव करना, ये दोनों मोमेंटम हमारे पास फिर से क्या होते हैं, हमेशा कंजर्व होते हैं। बेटा अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू कंडीशंस एंड जो हमारे पास डायग्राम है उसको एक्सप्लेन करते हुए आपने एग्जाम्पल की तरफ लेके जाना है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो बेटे इसको दोबारा थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। हमने डेफिनेशन पढ़ी, हमने कंडीशंस पढ़ी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, देन हमने डायग्राम के जरिए उसको एक्सप्लेन किया, उसके बाद हमने बॉडी का मोमेंटम निकाला कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या होता है, और देन हमने 2 एग्जांपल्स का यहाँ पे जिक्र किया कि कौन कौन सी एग्जांपल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फुलफिल करती हैं। बेटे ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इसको समझने में कोई भी डिफिकल्टी हो रही हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।